गुड इवनिंग। ये जो है वो पार्ट थर्ड है आपका। पार्ट थर्ड के वीडियो में हमने आपको एकदम लास्ट मोमेंट में दिया है कि इसमें 10 क्वेश्चन हैं, आपको सिर्फ एक बार देख के जाना है। मैक्सिमम हम हाफ एन आवर आपका लेगा और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब हैं, तो इसलिए आप उसको पूरा देख के जाइए। और जब एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा तो कल आपका एग्ज़ाम होगा, शायद बहुत बच्चे का है कुछ एग्ज़ाम, तो उसके बाद हम आपको परसों जो है वो आपको आंसर दे देगा ऑब्जेक्टिव्स का, तो आप वो भी देख पाएंगे। तो आते हैं, इसमें सिर्फ हमने इंग्लिश को रखा है, हिंदी के लिए जिनको चाहिए होगा वो नोट्स मांगेंगे तो मैं उनको व्हाट्सअप कर दूंगा। और इसको आप थोड़ा सा आधा घंटा अपने ब्रेन को कंसंट्रेट रखिए। मैं आपको आधा घंटा में 10 क्वेश्चंस पढ़ाने वाला हूं और ये आपको बहुत हेल्प करेगा। अगर सीधा टकराता है तो आप बहुत कुछ लिख सकते हैं। आपको जो पढ़े हैं वो आपका मेन मैटर है और ये सिर्फ रिवीजन है, तो विज़न जिनका अच्छा होगा, जो पूरा पढ़े हैं उनके लिए तो बहुत फ़ायदेमंद है। जो नहीं भी पढ़े हैं वो अभी थोड़ा सा कोशिश करेंगे, मतलब एक दिन की कोशिश करने से आपको अगर बहुत अच्छा मार्क्स आ जाता है तो हमारे हिसाब से करना चाहिए। तो आइए हम वन बाय वन आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये है डायग्राम जो हम आपको पहले वीडियो में भी दिया था कि आपसे 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें 10 क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर लिया है, 10 क्वेश्चन बचे हुए हैं, जिसमें 10 ही क्वेश्चंस आपको बनाने हैं, तो आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। और लॉन्ग टाइप में 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें 3 क्वेश्चंस बनाना है, सब नहीं बनाना है, 3 ही बनाना है, उससे आपको 15 मार्क्स आ जाएंगे। ये मार्क्स का डिस्क्रिप्शन हमने दिया था और ये जो है ये आज मैं ख़त्म करने जा रहा हूँ कि 20 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन बनाने हैं और आपको 20 मार्क्स आ जाएंगे। और 10 क्वेश्चन प्रोबेबल है 100% इसी में से आएगा, ठीक है। 10 क्वेश्चंस मतलब ये 20 जो मैंने दिया है पार्ट 1 पार्ट 2 और पार्ट 3 में, इसी से 10 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। फिर अभी तो आने वाले, देखते हैं क्या होता है, क्योंकि ये गेस है लेकिन प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी 99.9% है, इसीलिए आप मिस मत कीजिए। अपना आधा घंटा आप मुझे दीजिए, आधा घंटा में मैं 10 क्वेश्चन को रिवाइज कराता हूँ। चलिए आते हैं हम लोग वन बाय वन। तो पहला क्वेश्चन है आपका जो ये क्या है, ये व्हाट इज़ माइक्रो प्रोपेगेशन। तो माइक्रो मतलब होता है छोटा, छोटे जगह पे कुछ बड़ा काम करना, ठीक है। प्रोपेगेशन मतलब होता है प्रोपेगेट करना। तो ये आर्टिफिशियल प्रोसेस है जिसमें हम प्लांट टिश्यू कल्चर का यूज़ करते हैं। आप टिश्यू कल्चर पढ़ेंगे तो उसी का क्वेश्चन है ये कि टिश्यू कल्चर या सेल कल्चर टेक्निक से हम क्या करते हैं, एक सेल से हम मास ऑफ सेल बनाते हैं जिसको कैलस बोलते हैं। उसके बाद उसमें जिबरेलिन, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन देख के रूट और शूट का डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं और प्लांटलेट्स बनाते हैं। प्लांटलेट्स के बाद उसको हम लोग थोड़ा सा केयर में रखते हैं, उसके बाद वो प्लांट को मार्केट में दे देते हैं। तो बहुत सारे मतलब आप टेस्ट ट्यूब में प्लांट देखे होंगे, वो यही है माइक्रो प्रोपेगेशन। तो माइक्रो प्रोपेगेशन एक आर्टिफिशियल है, इन विट्रो मेथड है, जिसमें एसेक्सुअली या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से हम एक प्लांट की एक सेल से हम पूरे प्लांट्स को बना सकते हैं, ठीक है। तो इसके कुछ बेनिफिट्स हैं, कुछ नुकसान हैं। तो बेनिफिट्स ये हैं, कुछ बेनिफिट्स हम लोग देखेंगे। तो आप यहाँ से क्या सीखेंगे कि आर्टिफिशियल मेथड है, माइक्रो प्रोपेगेशन क्या है, आर्टिफिशियल मेथड है जो सेल कल्चर या टिश्यू कल्चर टेक्निक्स पे डिपेंड है, जिसमें हम बहुत सारा प्लांट को बनाते हैं विद इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। और वो प्लांट्स मदर से बिल्कुल ही सेम होता है क्योंकि माइटोसिस से बनता है। तो ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। तो आते हैं हम लोग इसके बेनिफिट्स को देखते हैं थोड़ा। तो क्या क्या मेजर एडवांटेज हैं, एडवांटेज क्या क्या है, तो हमको एक लार्ज नंबर ऑफ प्लांट मिल जाएगा। लार्ज मतलब 100 200 300 बहुत ही शॉर्ट टाइम में, क्योंकि अगर आप सीड बना के प्लांट बनाते हैं तो सीड बनाने में एक फर्टिलाइजेशन होगा, एक पीरियड होगा, फ्रूट ग्रोथ होगा, बहुत लंबा टाइम लगता है। तो उसके कंपेरिजन में ये बहुत कम समय में हो जाता है। बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ प्लांट्स बना सकते हैं, जैसे एक सीड लगाएंगे तो एक ही प्लांट मिलेगा। यहाँ पे क्या है, एक छोटा सा जगह में हम बहुत सारा प्लांट्स बना सकते हैं। और ये प्लांट्स जो होते हैं क्या क्या है, आइडेंटिकल टू मदर प्लांट्स होते हैं और ये हेल्दियर होते हैं। इसमें 2 क्वेश्चंस और आप दिमाग में रखेंगे कि कभी कभी पूछता है ऑब्जेक्टिव में वायरस फ्री प्लांट कैसे बनाएंगे, तो मेरिस्टेम को कल्चर करते हैं तो वायरस फ्री प्लांट बनाता है। और दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि हैप्लॉइड प्लांट कैसे बनाएंगे, तो भाई हैप्लॉइड स्ट्रक्चर लोगे तब ना हैप्लॉइड प्लांट बनेगा। तो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर प्लांट में 2 ही है, एक क्या है माइक्रोस्पोर, दूसरा क्या है ओवा। इसी दोनों को आप एक्सप्लांट हम किसको बोल रहे हैं कि प्लांट का वो पार्ट जो आप टिश्यू कल्चर के लिए लेके जा रहे हैं उसी को एक्सप्लांट बोलते हैं। आप रूट भी ले सकते हैं, स्टेम भी ले सकते हैं, लीफ भी ले सकते हैं। उससे हमको एक सेल निकालना होता है, ठीक है। तो जो सेल लेंगे उसमें माइटोसिस होकर प्लांट बनता है। तो वायरस फ्री प्लांट आप याद रखेंगे। तो हेल्दियर प्लांट होता है, आइडेंटिकल टू मदर प्लांट होता है, शॉर्ट ड्यूरेशन में लार्ज नंबर ऑफ प्लांट हम बनाते हैं। दैट इज द ब्यूटी ऑफ माइक्रो प्रोपेगेशन। तो ये माइक्रो प्रोपेगेशन आप समझ गए। दूसरा क्वेश्चन पे हम आते हैं। इसमें पूछता है कि एमोबाइसिस,
एमीबाइसिस क्या है? तो ये पेचिस होता है, पेट में दर्द होता है। लार्ज इंटेस्टाइन, याद रखिएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में इसका बैक्टीरिया ग्रो करता है जिसका नाम है इंटअमीबा हिस्टोलैटिका। ये इंटअमीबा हिस्टोलैटिका लार्ज इंटेस्टाइन में ग्रो करता है। वो ब्लड में, उससे ब्लड निकलता है, मतलब ये बाथरूम जाएंगे तो उससे ब्लड होता है, ब्लडी स्टूल्स होते हैं ये। तो इसमें डायरिया भी बाद में कॉज करता है। बहुत सीवियर कंडीशन हो जाता है अगर अनट्रीटेड हुआ तो, इसलिए इसको ट्रीट करा लेना चाहिए। कोई भी डिजीज़ है तो उसको ट्रीट करा लेना चाहिए। तो इसमें अमीबे, इसी को अमीबिक डिसेंट्री भी बोलते हैं, इंटअमीबा हिस्टोलैटिका से होता है ये लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। और इसमें डायरिया भी होते हैं, कोलियोटिस का भी इसमें सिम्टम आता है। कुछ सिम्टम्स हैं इसके, जैसे कभी भी आपका कुछ भी होगा, एक फीवर तो आएगा ही आएगा आपको। फीवर होता है, चिल होता है, नौशा मतलब होता है, वोमिटिंग टेंडेंसी होता है, वेट लॉस होता है, ये एब्डोमेन का बीमारी है तो एब्डोमेन में तो प्रॉब्लम होगा ही, तो डिस्कम्फोर्ट बोलते हैं, एब्डोमिनल डिस्कम्फोर्ट हो जाता है। और इसमें ब्लडी और म्यूकस आता है स्टूल्स में। कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, डायरिया भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं, तो आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम। आप ये एनालॉगस ऑर्गन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसको आप अच्छे से देखेंगे। एनालॉगस होता है कि, एनालॉगस कहने का मतलब होता है कि ये जो होते हैं वो दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में कुछ स्ट्रक्चर्स के बारे में पूछा जा रहा है आपसे, जिसका फंक्शन देखना है और उसका स्ट्रक्चर देखना है। तो फंक्शंस अगर सेम होते हों और स्ट्रक्चर एनाटॉमिकली डिफरेंट होता है, तब उस दोनों और मतलब कैरेक्टर को हम लोग बोलते हैं कि ये दोनों एनालॉगस हैं आपस में। ठीक है, तो एनालॉगस को समझने के लिए आपको दो पॉइंट्स बहुत, इसके आंसर में आपको दो पॉइंट्स बहुत क्लियर लिखना पड़ेगा कि इसका जो ये कैरेक्टर है वो ये डिसिमिलर इन एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर होता है। ये क्या होता है? डिसिमिलर होता है, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर में होता है, बट इसका सिमिलरिटी इन फंक्शन होता है। जैसे आप देख लेंगे कि विंग्स है, विंग्स से उड़ता है, तो बर्ड्स का भी विंग्स होता है और इंसेक्ट का भी विंग्स होता है, तो दोनों विंग्स उड़ने के लिए यूज होते हैं, तो फंक्शन सेम हो गया। लेकिन स्ट्रक्चरली ये दोनों डिफरेंट है। तो ये इसी टाइप के ऑर्गन को, हाँ, एग्जांपल भी मैंने आपको दिया है विंग्स ऑफ इंसेक्ट और बर्ड्स के बारे में। तो ये दोनों क्या है? एनालॉगस ऑर्गन है। क्लियर है? उसके बाद आते हैं हम लोग कि ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, ये जो एनालॉगस ऑर्गन होते हैं उनका डेवलपमेंट जो होता है वो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन से होता है। हाँ, जाहिर सी बात है, होमोलोगस जो ऑर्गन का जो होता है, होमोलोगस दूसरा है। इसमें एक क्वेश्चन है, आप जान लीजिए कि होमोलोगस जो होता है वो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन से होता है। तो एनालॉगस को आप याद रखेंगे, ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन से होता है। इसका जैसे स्टेम ऑफ पोटैटो और रूट ऑफ स्वीट पोटैटो, दोनों का फंक्शन एक ही है, स्टार्च का स्टोरेज करते हैं। लेकिन एक स्टेम है तो इसमें नोड इंटरनोड होगा, एक रूट है तो इसमें क्या होगा? नोड इंटरनोड नहीं होगा। तो दोनों का स्ट्रक्चर्स अलग है, बट दोनों का फंक्शंस क्या है? सेम है। क्या है? स्टोरेज ऑफ स्टार्च। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप अच्छे से देखेंगे। जो ये मैंने हाईलाइट किया है उस पॉइंट्स को जोड़ देखेंगे, वो आपके आंसर में जरूर आना चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एनालॉगस ऑर्गन पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि डिफरेंस बिटवीन रामापिथिकस और ड्रायोपिथिकस। तो रामापिथिकस जो होता है वो जनरली मेन लाइक होता है, मोर मेन लाइक होता है, जिसे हम लोग की तरफ होता है, तो उसमें कैनाइन जो होता है वो छोटा होता है। और ये जो होता है ड्रायोपिथिकस, ये एप लाइक होता है। एप का कैनाइन कितना बड़ा होता है? तो इसको आप ऐसे ही याद रखेंगे कि इसमें दो पॉइंट्स आपको लिखना, और उसके बाद एप का प्रॉपर्टी, जो एप लाइक है उसमें एप का प्रॉपर्टी दिखा दीजिए, जो मेन लाइक है उसमें मेन का प्रॉपर्टी दिखा दीजिए। यही ब्यूटी है इसका। तो इसमें कुछ नहीं है, आप इसमें यही मेंशन करेंगे कि ये मोर मेन लाइक होगा, ये ड्रायोपिथिकस है तो ये मोर एप लाइक होगा, और ये रामापिथिकस है तो ये मोर मेन लाइक होगा। उसके बाद दोनों का कैनाइन में डिफरेंस होगा। लार्ज कैनाइन, इसमें एक प्रॉपर्टी ये जरूर मेंशन कीजिए, इसमें जो होगा वो स्मॉल कैनाइंस होंगे, स्मॉलर कैनाइंस। ठीक है, तो ये दोनों प्रॉपर्टी में हेयरी होगा, एबोरियल होगा। एबोरियल मतलब वो मतलब कूदने फानने वाला, पेड़ पे रहने वाला, इस टाइप का। तो ये दोनों में होता है। एबोरियल यहाँ पे भी है, ये भी हेयरी होगा। तो बाकी दोनों प्रॉपर्टी बहुत सारा मिलता है, लेकिन ये जो है थोड़ा मोर मेन लाइक है, तो इसमें मतलब मेन टाइप की प्रॉपर्टी है। तो रामापिथिकस मोर मेन लाइक है और ड्रायोपिथिकस मोर एप लाइक है। दोनों का प्रॉपर्टी आप लिख सकते हैं। आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा आपको। एक बार देख के जाइए केवल। इसके बाद है यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। देखिए इसमें इसके बाद जितने भी क्वेश्चन है सब एक से एक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बहुत थोड़ा सा मतलब पढ़े होंगे तो बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और नहीं भी पढ़े हैं तो अच्छे से देखेंगे, कॉपी पे लिखेंगे थोड़ा सा, तो हम कोशिश करेगा कि आपको समझा पाए। ठीक है, लेकिन पढ़ाने का अलग स्टाइल होता है और अभी जो है वो रिविज़न है, वो उसका अलग स्टाइल है। तो दो फॉर्म होता है
किसका? डीएनए का। तो सेल क्या होता है? एक सेल होता है, तो सेल के अंदर में न्यूक्लियस होता है। तो मान लीजिए न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस में डीएनए होते हैं और डीएनए कंडेंस होकर क्रोमेटिन बनाते हैं। तो क्रोमेटिन में न्यूक्लियोसोम भी होता है और डीएनए भी होते हैं। तो इसमें आपको क्या दिखाना है कि जो ये प्रॉपर्टी है, जो हेटेरोक्रोमेटिन है वो 10% ही होते हैं। 90% जो होता है हमारा वो यूक्रोमेटिन ही होते हैं, ठीक है। 10% होते हैं, तो 10% ये बाहर की तरफ मतलब पेरीफेरी की तरफ रहते हैं। काफ़ी कंडेंस होता है, मतलब काफ़ी क्या होता है? कंडेंस होता है। और ये जो होते हैं वो लाइट होते हैं, ये मिडिल में होते हैं। ये क्या होते हैं? मिडिल में होंगे, काफ़ी लाइट होंगे यूक्रोमेटिन। तो यूक्रोमेटिन 90% होता है, 10% न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की तरफ जो होता है वो हेटेरोक्रोमेटिन होते हैं। तो ये जो पार्ट है वो यूक्रोमेटिन का है, ये यूक्रोमेटिन का है, और ये पार्ट्स ये एवं वाला जो पेरीफेरी के बगल में बनाया है ये हेटेरोक्रोमेटिन है, ठीक है। तो इसमें आप स्ट्रक्चर भी बनाएंगे तो अच्छा होगा। और दोनों में एक विशेष अंतर है, यूक्रोमेटिन जो होता है ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है, मतलब वो mRNA बना सकता है, लेकिन हेटेरोक्रोमेटिन नहीं बनाता क्योंकि वो कंडेंस होता है, ठीक है। तो एक बेसिक डिफरेंस भी आप बहुत अच्छा है। तो इसमें यही लिखा है कि ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव रीजन ऑफ डीएनए होता है, कौन? यूक्रोमेटिन। हेटेरोक्रोमेटिन इनएक्टिव होता है। इस पॉइंट को जरूर ध्यान रखिए कि ये इनएक्टिव होता है, ठीक है। तो आई होप ये इसका एक फिगर भी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। फिगर भी बनाना होगा इसमें। तो देखिए इसमें यूक्रोमेटिन्स को जो है हमने दिखाया, कहाँ पे दिखाया है? यूक्रोमेटिन्स को दिखाया गया है ये मिडिल में, देखिए अंदर की तरफ, और ये है हेटेरोक्रोमेटिन। तो हेटेरोक्रोमेटिन को कहाँ दिखाया गया? बाहर की तरफ, ये अंदर की तरफ। तो ये 10% जो थोड़ा अलग टाइप का दिख रहा होगा डार्क वाला, वो हेटेरोक्रोमेटिन है, और बाकी यूक्रोमेटिन है। यूक्रोमेटिन थोड़ा लेस कंडेंस होता है, हेटेरोक्रोमेटिन देखिए कितना कंडेंस होता है, ये आपको समझने के लिए है। अब अगर आप क्रोमोसोम बनाएंगे तो ये जो सेंट्रोमेयर के ऊपर और नीचे है ये हेटेरोक्रोमेटिन का पार्ट होता है, देख लीजिए हेटेरोक्रोमेटिन होता है, या टिप ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड्स पे भी हेटेरोक्रोमेटिन होता है। और ये पार्ट्स जो है यहाँ पे ये क्रोमेटिन का पार्ट होता है, यूक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन जो होता है वो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव रीजन है, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव रीजन है। तो ये बस ये बना दीजिएंगे तो हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे। एक बार हम रिवीजन करा रहे हैं, ये भी क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका इकोलॉजी का क्वेश्चन है, एक्स सिटू कंजर्वेशन। तो एक्स सिटू कंजर्वेशन में क्या करना है आपको कि एक होता है इन सिटू, एक होता है एक्स सिटू। इन सिटू होता है ओरिजिनल प्लेस में अगर ओरिजिनल प्लेस में अगर आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को ग्रो कराते हैं, चाहे प्लांट हो या एनिमल हो, तो दैट इज कॉल्ड इन सिटू कंजर्वेशन। लेकिन आपको क्या पूछ रहा है? एक्स सिटू। एक्स सिटू किसको बोलते हैं? तो एक्स सिटू समझने के लिए है कि ओरिजिनल प्लेस से हटके जो भी कंजर्वेशन है उसको हम लोग एक्स सिटू बोलते हैं। तो ओरिजिनल से हटके मतलब कि मान लीजिए शेर जंगल में रहता है, तो जंगल में रहता है तो उसका ओरिजिनल प्लेस है, लेकिन उसको आप उठा के जू में ले आए हैं, उसको प्रोटेक्शन में, या उसको आप नेशनल पार्क में रख रहे हैं कि हाँ भैया तुमको हम खाना पीना देगा, या बोटेनिकल गार्डन में किसी प्लांट को रख रहे हैं या जू में रख रहे हैं तो उसको हम खाना पीना देगा, या तब जो ग्रो करेगा प्रोटेक्शन में हमारे इसमें, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये कंजर्वेशन का टेक्निक है, एक्स सिटू इन सिटू। तो एक्स सिटू हम बोलते हैं जब आर्टिफिशियल या मैन मेड इन्वायरमेंट या आर्टफुल इन्वायरमेंट में हम उसको ग्रो कराते हैं अपने मतलब ह्यूमन के देख रेख में, तब उसको हम लोग एक्स सिटू बोलते हैं। इन सिटू नेचुरली जो ग्रो करता है। तो दोनों में डिफरेंस हो गया। तो ये दोनों कंजर्वेटिव स्ट्रेटेजी है, किसके लिए? कंजर्वेशन के लिए, प्रिजर्वेशन ऑफ स्पीसीज ग्लोबली। पूरे विश्व में हम लोग स्पीसीज को जो बचाते हैं इसके लिए हम लोग यही दो टेक्निक यूज करते हैं, इन सिटू और एक्स सिटू। लेकिन ये कंजर्वेशन, ये कंजर्व बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए है। तो इन सिटू में जैसे कैसे कंजर्व करते हैं कि हम नहीं जाने देंगे किसी को मारने के लिए, तो वो हुआ इन सिटू का कंजर्वेशन। एक्स सिटू हम लोग रखते हैं, दवा दारू करते हैं, खाना पीना देते हैं, रिप्रोडक्शन के लिए प्रोवाइड करते हैं, वो रिप्रोड्यूस करके अपना जनरेशन बढ़ाता है, ये सब करते हैं। जैसे इसमें एक्स सिटू में मैन मेड इन्वायरमेंट होगा या आर्टफुल इन्वायरमेंट होगा, तो इसमें देखिए एक्वेरियम हम लोग खुद बनाते हैं, बोटेनिकल गार्डन खुद बनाते हैं। क्रायो प्रिजर्वेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बहुत ध्यान दीजिए। क्रायो प्रिजर्वेशन एक टेक्निक है जिसमें सेल को -195 डिग्री नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन पे रखते हैं, तो उससे वो जिंदा रहता है। इसको हम प्रिजर्व करके सालों रख सकते हैं। तो इसका टेम्परेचर कभी कभी पूछ देता है, -195 डिग्री, ये लिक्विड नाइट्रोजन है, ठीक है। ये क्या होता है? लिक्विड N2। इस टेम्परेचर में अगर आप रखते हैं दैट इज कॉल्ड क्रायो प्रिजर्वेशन। तो क्रायो प्रिजर्वेशन आप एक वर्ड बहुत अच्छा है, डीएनए बैंक, जूस, ETC, मतलब ये सब एग्जांपल्स आप जरूर आना चाहिए आपके आंसर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम टिक करके अच्छे से देख के जाइए सब चीज़। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं
कि ये क्या है, कॉमेंसलिज्म और एमेंसलिज्म में, ये भी इकोलॉजी का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो कॉमेंसलिज्म और एमेंसलिज्म आप पढ़े होंगे इकोलॉजी में, इसको थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर देता हूँ कि एमेंसलिज्म क्या होता है और कॉमेंसलिज्म क्या होता है। तो एमेंसलिज्म जो है वो क्या है कि पहले आते हैं कॉमेंसलिज्म पे। तो कॉमेंसलिज्म में क्या होता है कि इसमें ये रिलेशंस जो हैं दो डिफरेंट स्पीसीज के बीच में है, एक स्पेसीज के बीच का रिलेशन नहीं है। तो आपको याद रखना है दो स्पेसीज होंगे। तो आपको पूछेगा कि दोनों को क्या फायदा नुकसान है, इसके बारे में आपको बताना है। तो कॉमेंसलिज्म में जो है उसमें क्या होता है, टू डिफरेंट स्पेसीज होंगे, एमेंसलिज्म में भी होंगे। उसमें क्या होगा कि वन इज बेनिफिटेड बट अदर इज नाइदर बेनिफिटेड नॉट हार्म। एक को फायदा होगा ही होगा, कॉमेंसलिज्म में होगा तो एक को पॉजिटिव होगा ही, दूसरा जीरो लिखते हैं हम, मतलब इसको फायदा हो, ये इसको ना तो फायदा होगा ना तो नुकसान होगा। तो एक पॉजिटिव है दूसरा जीरो। एमेंसलिज्म में, कॉमेंसलिज्म में इसलिए पूछा है कि एक को इसमें हम निगेटिव लिखते हैं, दूसरे को जीरो लिखते हैं। मतलब ये दो स्पेसीज का रिलेशन है जिसमें एक को घाटा हो जाता है, निगेटिव मतलब उसको नुकसान होता है, और एक जो होता है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दैट इज कॉल्ड निगेटिव और जीरो। तो एमेंसलिज्म जो है वो रिलेशंस हैं जिसमें हम क्या करते हैं कि एक को क्या होता है, नुकसान होता है और दूसरे को कुछ नहीं। तो इसका एग्जांपल है पेनिसिलियम या बैक्टीरिया। पेनिसिलियम फंगस है, फंगस जब कुछ सिक्रीट करता है पेनिसिलिन केमिकल तो उससे बैक्टीरिया मर जाता है। तो इसमें लिखा है वन इज हार्म्ड मतलब निगेटिव एंड अदर इज नाइदर हार्म्ड नॉर बेनिफिटेड, ना तो उसको कोई हार्म हो रहा है, पेनिसिलिन को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो सिक्रीट कर रहा है उससे, उसको बैक्टीरिया से उसको कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बैक्टीरिया मर जाता है। तो एमेंसलिज्म और कॉमेंसलिज्म में आप ये देखिएगा जो इंपॉर्टेंट है कि कॉमेंसलिज्म में एक को फायदा होता है मतलब पॉजिटिव हुआ, और एमेंसलिज्म में एक को निगेटिव, दूसरा में दोनों जीरो जीरो है, मतलब एक स्पेसीज को ना तो फायदा ना तो नुकसान। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। तो आप इसको जोड़ अच्छे से देखेंगे, एक बार पढ़ लेंगे, हम होप है कि आप ये समझ में आए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो ये मेंडल का थर्ड लॉ है, मेंडल का लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो इसमें लॉ में क्या देखते हैं कि इसमें बोलता है सेग्रीगेशन मतलब होता है अलग। तो आप देखे होंगे कि जाइगोट में होमोलोगस फैक्टर्स होते हैं, जैसे कैपिटल टी होमोलोगस या कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये हेटेरोजाइगस हो गया। तो ये क्या होता है, गैमीट फॉर्मेशन के टाइम में दोनों फैक्टर सेपरेट होते हैं, और एक फैक्टर जो होता है वो जब नीचे वाला जनरेशन में मदर फादर जाएंगे तो एक जो है वो क्या होगा, एक में एक जो चाइल्ड बनेगा उसमें एक फैक्टर मदर से जाएगा और एक फैक्टर फादर से जाएगा। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बोलता है कि जब गैमीट फॉर्मेशन होते रहता है तो फैक्टर इंडिपेंडेंटली सेपरेट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। आते हैं मेंडल का थर्ड लॉ है, आप पढ़े होंगे हमको उम्मीद है, फिर भी हम एक बार रिवाइज में ले चलते हैं आपको। इसमें क्या है कि ये लॉ फॉर्मुलेटेड मेकिंग द क्रॉस बिटवीन पेरेंट्स ऑफ टू डिफरेंट कैरेक्टर। जैसे हम आपको छोटा सा एग्जाम्पल दे देते हैं कि मान लीजिए ये टीटी है, ये मेल है, और ये टीटी है फीमेल है, ये क्या है फीमेल है। तो इसमें जो गैमिट बनेगा वन टाइप का बनेगा, कैपिटल टी, इसमें दो टाइप का होगा, ये सेग्रीगेट कर जाएगा कैपिटल टी और स्मॉल टी, और जब ये इससे फ्यूज करेंगे तो ये कैपिटल टी बनेगा, और ये जब इससे फ्यूज करेंगे तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा। अब देखिए ये कैपिटल टी जो आया है वो इससे आया है, इस पेरेंट से, ये स्मॉल टी जो आया है वो इस पेरेंट से आया है। तो बोलता है कि एक ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बताते हैं कि ये सेग्रीगेट करेंगे कब, गैमीट फॉर्मेशन के टाइम में, ये गैमीट फॉर्मेशन के टाइम में। और जब ये फर्टिलाइजेशन होगा, ये फर्टिलाइजेशन है, फर्टिलाइजेशन होगा तो दोनों फैक्टर्स साथ साथ आ जाएंगे, जिसमें एक फैक्टर मदर से आते हैं और एक फैक्टर फादर से आता है। तो इसमें आपको लिखा हुआ है कि डिफरेंट ट्रेट्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर, उन्होंने बोला था। उसके बाद रहता है ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ गैमीट टू कॉपी ऑफ हेरिडेटरी फैक्टर सेग्रीगेट, यही टू कॉपी है हेरिडेटरी फैक्टर, कैपिटल टी स्मॉल टी, और गैमीट फॉर्मेशन में ये दोनों सेग्रीगेट कर जाते हैं, अलग अलग हो जाता है। और ये फर्टिलाइजेशन में ये रेंड ओनली वन फैक्टर फ्रॉम ईच पेरेंट्स आर रीयूनाइट, एक फैक्टर ही एक पेरेंट्स का रीयूनाइट होता है दूसरे पेरेंट्स के दूसरे फैक्टर के साथ फर्टिलाइजेशन में, और गैमिट से जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, उसी से एम्ब्रायो बनता है, उसी से ऑर्गेनिज्म बनते हैं। तो ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, बहुत मुश्किल नहीं है, आप इसको एक बार देख के जाएंगे, आई होप आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट आपका है इसमें लास्ट क्वेश्चन यही है, कपलिंग एंड रिपल्सन। कपलिंग एंड रिपल्सन प्रोसेस जो है, इसमें आप पहले तो ये मतलब साइंटिस्ट के बारे में समझ लीजिए कि ये हाइपोथेसिस जो है
पहले हाइपोथेसिस आया, उसके बाद एक्सपेरिमेंटल प्रूफ हुआ। तो हाइपोथेसिस में बेटसन एंड मॉर्गन ने हाइपोथेसिस दिया था कि ये कपलिंग एंड रिपल्सन। तो कपलिंग में क्या होता है कि डोमिनेंट दोनों जीन्स जो होते हैं, दो जीन्स के बारे, दो जीन अलग अलग जीन्स को लेके इसमें क्या किया गया है कि दोनों जीन्स एक साथ ही रह जाएंगे, मतलब एक ही होमोलोगस पेयर पे रहेंगे, तब इसको कपलिंग बोलते हैं। और दोनों जैसे एक पे एक डोमिनेंट रहा, एक रिसेसिव रहा, तब इसको रिपल्सन बोलते हैं। तो हम आते हैं, एक फिगर भी है दिखाते हैं, और इसका एक एक्सपेरिमेंटल प्रूफ भी दिया गया था। तो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ जो है वो दूसरे, इसमें बेटसन और पुनेट थे। तो जनरली डायहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का रेशियो 1:1:1:1 आता है, ये आपको पता है। लेकिन जब इसमें कपलिंग एंड रिपल्सन हो जाता है तब ये रेशियो 7:1:1:7 आता है। 7:1:1:7 आता है, ये नहीं आता। जब कपलिंग हो जाएगा तो ये था। मेंडल लकी थे कि उनका जितना भी ये था वो कपलिंग एंड रिपल्सन वाला कैरेक्टर नहीं था। तो ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो नहीं करता, इसमें ये भी पॉइंट आपको मेंशन करना है। और ये इसका जो कंसेप्ट है वो आते हैं, हम नेक्स्ट फिगर से आपको समझाने का कोशिश करते हैं। जैसे देखिए ये कपलिंग है, मतलब दोनों डोमिनेंट जीन एक, ये होमोलोगस पेयर है। ये क्या है? होमोलोगस पेयर है। अगर होमोलोगस पेयर पे दो कैरेक्टर के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं और दोनों कैरेक्टर का डोमिनेंट जीन एक साथ हो, तब इसको हम लोग कपलिंग बोलते हैं। तो ये होगा, तो ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है और ये भी हेट्रोजाइगस कंडीशन में है। तो बोलेगा कि हेट्रोजाइगस कंडीशन में अगर होमोलोगस पे दोनों जीन एक साथ हो, जैसे मान लीजिए इसको ए बोल देते हैं, इसको बी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, तो इसको ए बोलना पड़ेगा, इसको बी बोलना पड़ेगा। तो जब गैमिट बनेगा तो ये ए बी बन जाएगा और ये ए बी बन जाएगा। लेकिन और इस टाइप के अरेंजमेंट को, कपलिंग को हम लोग सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिस बोलते हैं। साइंटिस्ट इसको सिस फॉर्म बोलते हैं कि ये सिस फॉर्म है। और जब रिपल्सन होगा तो इसमें क्या होगा कि एक होमोलोगस पेयर पे, एक क्रोमोसोम पे एक डोमिनेंट होगा, एक रिसेसिव होगा। तो ये क्या होगा, ये जब गैमिट बनाएगा तो दूसरे टाइप से बनाएगा। ये जब गैमिट बनाएंगे तो एक जो होगा ये RL होगा इसका गैमिट, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव, एक होगा RL, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव। तो इसको साइंटिस्ट ने ट्रांसफॉर्म बोला। तो दो वर्ड आपको याद रखना पड़ेगा। और ये दोनों जो हैं वो क्या है? होमोलोगस पेयर है। ये क्या है? होमोलोगस पेयर। तो होमोलोगस पेयर पे अगर डोमिनेंट जीन एक साथ हो और रिसेसिव एक साथ हो तो दैट इज कॉल्ड कपलिंग। और लेकिन कंडीशन क्या होना पड़ेगा? हेट्रोजाइगस। दोनों डोमिनेंट देख के आप इसको क्लियर नहीं कर सकते। और हेट्रोजाइगस कंडीशन में अगर एक रिसेसिव और एक डोमिनेंट एक साथ हो और एक डोमिनेंट एक रिसेसिव एक साथ हो, दोनों होमोप्लेस, तब जो है ट्रांसफॉर्म में आता है और इसी को हम लोग रिपल्सन बोलते हैं। इसी को लैंग्वेज में देख लेते हैं। आप ये फिगर बना सकते हैं अगर पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो बोलता है कि कपलिंग रिफर्स टू केस वेयर डोमिनेंट एलील आर ऑन द सेम होमोलोगस क्रोमोसोम। जैसे RL था, ये भी हम बताए थे, सेम होमोलोगस क्रोमोसोम, एंड बोथ रिसेसिव एलील्स आर ऑन द अदर होमोलोगस क्रोमोसोम। दूसरा जो ये होमोलोगस में दो क्रोमोसोम होंगे तो एक पे दोनों डोमिनेंट, दूसरे पे दोनों रिसेसिव। तो इसको हम क्या बोलते हैं? जैसे AB बनेगा और AB बनेगा, इसको हम लोग सिस फॉर्म बोलते हैं। और रिपल्सन मतलब हेट्रोजाइगस कंडीशन में एक क्रोमोसोम पे एक डोमिनेंट होगा और दूसरा रिसेसिव होगा। जैसे RL, R कैपिटल था, स्मॉल था। तो ये जो है वो डिफरेंट टाइप्स के गैमेट बनाएंगे, AB और AB। तो जो हम लोग का ये केस है, इसको साइंटिस्ट ने ट्रांसफॉर्म बोला। तो यहीं तक आपका लास्ट था। अगर आपको इसमें अच्छे से देखना होगा तो आप इसको देखिए, ठीक है। और ये बेस्ट ऑफ लक है आपके लिए, आपके कल के एग्ज़ाम के लिए। आई होप आपका एग्ज़ाम अच्छा से जाए, आप अच्छा करें। और फर्स्ट सेकंड आपको मैंने रिलीज़ कर दिया है और आई होप आप सब देख भी लिए होंगे। तो आप सिर्फ हाफ एन आवर से ज़्यादा का वीडियो नहीं है, आप अच्छे से देखेंगे, कॉपी कलम लेके देखेंगे, नहीं होगा तो लिख लेंगे। समझाने का हमने प्रयास किया है कि आप इसको अच्छे से समझ जाइए। आई होप जो पढ़े होंगे अच्छे से उनको मतलब एक बार रिवाइज हो जाएगा। और यही क्वेश्चंस हम तो प्रोबेबल है कि आपके बोर्ड्स में एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो मैं इसको बस आधा घंटा आप दे दीजिए। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, क्योंकि इसमें जो इन्फॉर्मेशन आएगा वो आपको पता चलते रहेगा। आई होप आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए। और हमको विश्वास है अंत भला तो सब भला। लास्ट मोमेंट में मैंने इसलिए रिलीज़ किया है कि बस आज देख के जाइए, कल एग्ज़ाम दीजिए, कुछ भी याद रखने का झंझट नहीं है। और जो भी आप पढ़े हैं वो पढ़े हैं। बेस्ट ऑफ लक। हाफ एन आवर आज दीजिए आप इसमें और होप आपका एग्ज़ाम बेस्ट जाएगा। यू आर द बेस्ट। बाय बाय।